ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट किया था। आपके पार्ट 5 में जो है हाई कोर्ट हमारा पार्ट 6 में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही छोटा भाई है, बट इसकी जो जुरिडिक्शंस पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को केवल सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है, कुछ एक्सेप्शनल केसों को छोड़ के, जैसे पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को आप कहीं पे भी दोबारा से जुडिकल रिव्यू के लिए अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट हाई कोर्ट में अगर कोई भी फैसला आता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सबसे बड़ा तो यही है। ठीक, तो हाई कोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, बट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, बिकॉज हम दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए ये पिक्चर लगा दिया था। चलो कोई बात नहीं, आज हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट जो है हमारा, वो हमारा पार्ट किसमें है बच्चों? 5 में या 6 में है? 6 पार्ट में। ठीक है, 6 पार्ट में है हमारा हाई कोर्ट। आज हम अच्छे तरीके से अपने हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। तो जो हमारा इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है बच्चों? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले अलग सुनाता है या हाई कोर्ट अपने फैसले अलग सुनाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने फैसले अलग सुनाता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंगल हैं। ठीक है, जिसमें सबसे हायर अथॉरिटी किसके पास है? हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर स्टेट की बात की जाए, देखो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हायर कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये हमारा जो है हायर कोर्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया में इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है और इसके द्वारा दिया गया डिसीजन वो फाइनल होता है। किसी को फांसी की सजा हो गई है, किसी को उम्र कैद दी गई है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता है इसके अगेंस्ट। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शनल है कि जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, कि प्रेसिडेंट इनके फैसले को बदल सकता है। अगर मान लो किसी को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है और उसने क्या किया, पार्डनिंग पावर के अंदर जाके उसने अपनी पिटीशन फाइल कर दी प्रेसिडेंट के पास कि मुझे माफ कर दिया जाए। पहली बात, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विवेक का क्वेश्चन है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही किसी को फांसी की सजा दे दी है तो इट मीन्स उसने बहुत ज्यादा बियॉन्ड ही क्राइम किया है। ठीक, बट अगर फिर भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको माफ कर देते हैं, तो वो सजा फिर माफी हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, वो बिल्कुल क्लीन चिट। एनओसी देता है ना बैंक हमारा, आप लोन लेते हो या आप लोन पे कोई चीज उठाते हो, है ना, जैसे आपने एसी उठाते हो ना सभी, फोन लिया, महंगा फोन लिया, इतनी पॉकेट मनी नहीं है बट चाहते हो कि हम पॉकेट मनी से ही मतलब इस चीज को खरीदें, तो आप क्या करते हो? थोड़ी सी डाउन पेमेंट देके हर महीने 1200, 1500, 2000, 2500 ऐसी किस्त बनवा लेते। ठीक है, और 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल ऐसी चलती है किस्त, है ना। जब किस्त कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या बोलते हो उनसे, या वो खुद ही आपको एनओसी सर्टिफिकेट जारी करवाते हैं, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ऐसी उसको भी पूरी एनओसी मिल जाती है कि अब इसके ऊपर कोई भी क्या क्राइम इसने जो किया था, अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज फ्री है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड हायर जो कोर्ट होता है वो हमारा हाई कोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारा हाई कोर्ट है। ये एवरी स्टेट का है, हर स्टेट में होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में हो, क्योंकि आज के टाइम में एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब उसमें 28 तो हमारे स्टेट ही हैं। ठीक है, 28 तो हमारे स्टेट ही हैं और उसके बाद हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो इसके ऐसे तो हमारे बहुत सारे होने चाहिए, बट हमारे कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, 25 है। अब 25 जो है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि एक हाई कोर्ट ने बहुत सारे या तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी को क्या किया हुआ है, कंबाइन करके उनको एक हाई कोर्ट दे दिया गया। जैसे कि सबसे फेमस एग्जांपल है, स्टेट का ही लगा लीजिए, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, क्या है? हरियाणा एंड पंजाब। ठीक, हरियाणा एंड पंजाब,
ये हमारे दो स्टेट हैं जिसका हमारा एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, तो कॉमन हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। और आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक थे पहले, बट अब क्या किया कि उनको हमने यूटी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, तो अलग अलग बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर अलग इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी है, ठीक, बट उनका कॉमन एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी है, मैं बताऊंगी आगे आपको। तो एट प्रेजेंट 25 है। तो पहले क्या होता था कि हर स्टेट, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास इतने राज्य नहीं थे, है ना, प्रिंसली स्टेट बहुत सारे बटे हुए थे, है ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे और जब आप इंडिपेंडेंट वहाँ पे प्राप्त करोगे, जब आप स्वतंत्रता को प्राप्त करोगे, तो आप समझेंगे वहाँ पे कि बहुत सारे प्रांत होते थे, प्रिंसली स्टेट होते थे, कैसे मर्ज किया गया, है ना। फिर जैसे बम्बई है, मद्रास है, ये एक अलग प्रोविंशियल होते थे, ठीक है। अब तो ये कैपिटल्स हैं, ठीक। तो पहले क्या होता था कि सबका पर्टिकुलर अलग अलग ही रहेगा। अब क्या है कि इसमें क्या किया गया है कि सिंगल भी हो सकता है और 2 या 3 भी ले सकते हैं। अब इसको कौन डिसाइड करता है? इसको पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट किस यूटी को स्टेट के साथ मर्ज करेगा, या खाली यूटी को मर्ज करेगा यूटी के साथ, या किसी स्टेट को स्टेट के साथ मर्ज करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट स्टेट के साथ मर्ज है, ठीक है, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटी मर्ज हैं आपस में, ठीक है। ऐसे आगे बहुत सारे आएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा हाई कोर्ट हो गया। अब हाई कोर्ट जो है ये सबसे ज्यादा हायर कोर्ट है किसका? स्टेट का, ठीक है। ये स्टेट का हायर कोर्ट है और वो इंडिया का हायर कोर्ट है, समझ गए। इसके नीचे हमारी कौन सी आती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगी हमारी, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं नीचे, फिर लोक अदालत वगैरह ये सब चीजें आती हैं। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हमारे यहाँ पे चलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, ये अपेक्स कोर्ट है, ये सबसे ज्यादा हमारी क्या पावरफुल कोर्ट है, सबसे ऊपर रहती है। अपर कोर्ट भी बोल सकते हैं, वैसे अपर कोर्ट नहीं बोलिएगा इसको, ठीक है, अपेक्स कोर्ट बोलिए, कि इसके द्वारा दिया गया डिसीजन केवल यही चेंज कर सकती है ना। किया भी है बहुत सारे मामलों में, गोलकनाथ केस देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस देख लीजिए, दोनों अपोजिट है ना। सुप्रीम कोर्ट पहले बोलता है कि प्रेम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती में वो अपने ही दिए गए डिसीजन को पलट देता है, यानी कि अपने दिए हुए डिसीजन को केवल सुप्रीम कोर्ट ही चेंज करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी। तो अब आप हम यही पढ़ रहे थे, और इंटरग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो आपके अगेंस्ट कोई फैसला आया है या आपके फेवर में ही फैसला है, बट आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो कि पार्टी को 14 साल की सजा होनी थी, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या करा 7। पहली बात कि जिसको उम्र कैद होनी होती है या जो इस लेवल का क्राइम होता है कि अगर ये मामला सिद्ध हो गया तो इसमें क्या होगा कि 7 साल की या 12 साल की या 14 साल की सजा होगी, तो वो अपने आप ही कोर्ट जो है अपने अपर कोर्ट को उसको ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि जो ये जज होते हैं ना, एमएम बोलते हैं जिसको, जो मजिस्ट्रेट जज होते हैं, इनके पास सिर्फ क्या पावर्स होती है कि 3 साल तक की कारावास सजा सुनाने की इनके पास अथॉरिटी होती है। इससे ऊपर का अगर कोई केस है तो ये अपने से ऊपर वाले सीनियर जज को ट्रांसफर करते हैं, ऐसे केस चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बता दिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे भी मैं आपको बता के आई हूँ, पहले ही समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे ऊपर होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब चलते हैं। और एट प्रेजेंट क्या हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। और सिर्फ एक एक्सेप्शनल ऐसा उदाहरण है जो एरिया वाइज बहुत छोटा है, पॉपुलेशन वाइज भी छोटा है, और यूटी भी है, और अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट रखता है, कौन? दिल्ली, ठीक, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का अपना सिंगल हाई कोर्ट है भाई, छोटा सा है, इत्तू सा है ना, बिल्कुल गोवा से भी छोटा है दिल्ली, और गोवा का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है,
गोवा का हाई कोर्ट कौन सा है? बम्बई हाई कोर्ट। बॉम्बे ही बोला जाता है आज भी, मुंबई नहीं बोला जाता, बम्बई। बॉम्बे भी नहीं बोलते, लिखते बॉम्बे हैं पर बोलते बम्बई है, ठीक। बम्बई हाई कोर्ट गोवा उसके अंडर आता है। तो गोवा तो बड़ा है दिल्ली से। एक एक्सेप्शनल दिल्ली ऐसा है जो अपने लिए अलग से हाई कोर्ट रखता है। एरिया वाइज भी कम है, पॉपुलेशन वाइज भी कम है, हालांकि 2.5 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, कम नहीं है, पर फिर भी है ना। तो इतनी छोटी सी टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं होता, उसको कॉमन कर देते। पर क्यों किया? क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। कब से है ये? 1966 से है, ठीक है, 1966 से है ये हमारा, ठीक। इसके बाद द अदर यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। बहुत सारे रखती हैं, केंद्र शासित यूटीज भी रखती हैं, स्टेट भी रखता है। सिर्फ यूटी एक अकेली भाई दिल्ली ही एक्सेप्शनल, नहीं तो हर यूटी मर्ज है किसी ना किसी के साथ, ठीक। अच्छा, पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ कि जो 25 मैंने आपको हाई कोर्ट्स बताए हैं, ठीक, उन 25 हाई कोर्ट्स का आपको ये पता होना चाहिए कि 25 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं और किसके साथ कौन मर्ज है। जैसे हरियाणा पंजाब का आपको पता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख मैंने बता दिया, दिल्ली अलग ही है, ठीक है। अब बम्बई हाई कोर्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक। अब एक चीज मुझे बताओ, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको लिस्ट कंप्लीट करनी है। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बॉम्बे बताया, ठीक है, बम्बई बताया, ये एक हाई कोर्ट है, इसके अंदर मैंने आपको 3 बताया कि इसके अंदर 3 चीजें शामिल है। महाराष्ट्र शामिल हो गया, गोवा शामिल हो गया, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली शामिल हो गया और दमन एंड द्वीप शामिल हो गया, ठीक, ये इसमें शामिल है। अब ये खाली एक बॉडी है हमारे पास, महाराष्ट्र ऑलरेडी इतना बड़ा है, फिर गोवा भी है, बेशक छोटा है बट उसमें मामले नहीं होते होंगे, और जरूरी नहीं है कि केवल क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, रिवेन्यू मैटर, सारे मैटर्स देखे जाते हैं, तो नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। गोवा हो गया, और 2-2 हमने पहले ही अलग अलग हुआ करती थी, अब हमने इनको मर्ज कर दिया, पहले यानी कि मतलब 4 आती थी इसके अंदर, अब ये 3 है। तो इतने सारे टेरिटरी, इतनी सारी पॉपुलेशन क्या खाली एक बॉडी हैंडल कर लेगी? यानी कि हेड क्वार्टर बम्बई में होता है, यानी कि मुंबई में है प्रेजेंट, और इसकी ना बहुत सारी सीट्स होती हैं जिसको ब्रांच भी बोलते हैं या सीट्स भी बोलते हैं। अब ये आपका होमवर्क बनता है कि आपको बताना है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, आपको पता है आज के टाइम में स्टेट हाई कोर्ट में सबसे बड़ा हमारा इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक। कहाँ पे लोकेटेड है? इलाहाबाद में ही होगा, बट उसकी जो सीट्स है, जो ब्रांच बना रखी है, जो ब्रांच बना रखी है, वो लखनऊ में भी है। समझ में आ गई? जैसे एक मेन ब्रांच होगी, फिर उसकी सब ब्रांच डाल दी, ऐसी इसकी भी कई सब ब्रांचेज हैं, कई सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो वो सब काम आपको करना है, ठीक, समझ गए? ये आपका काम है, ठीक है भैया, ये हो गया है। अब कौन डिसाइड करता है कि ये कॉमन रहेगा या सिंगल रहेगा? ये आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि किसको इंडिविजुअल रखना है और किसको कॉमन करना है, ठीक है, किसको कॉमन करना है, ठीक है। अब आर्टिकल हमारे 214 से लेके 231 तक जो है वो हमारा पार्ट 6 के अंदर आता है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, पार्ट 6 के अंदर ये हमारा आएगा, पूरा का पूरा हाई कोर्ट को प्रेजेंट करेगा। किस आर्टिकल में क्या है मैं कभी भी लिस्ट नहीं देती हूँ, बट आज मैंने इसमें लिस्ट भी डाल दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारे इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डील करता है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे जज को अपॉइंट किया जाता है, कौन ओथ दिलवाता है, सैलरी कैसे दी जाती है, रिटायर कैसे किया जाता है, या हमें एडिशनल जज लेके आने हैं,
वो कैसे हम लेके आएंगे? वो सब सारी पोथी पचरा, जो पोथी क्या बोलते हैं, पर्चा है ना, कुछ इस टाइप से, वो पत्रा, ठीक है, जो भी है, मीन कि इसके हाई कोर्ट के बारे में A to Z डिटेल आपकी इन आर्टिकल्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जुडिशियल पावर क्या है, क्या प्रोसीजर है इनका काम करने का, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक, ये आपको लिस्ट है, आप खुद पढ़ेंगे, आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात कर देंगे। आर्टिकल 214 से लेके आपको आर्टिकल 231 तक मैंने यहाँ पे दे दिया है कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक, समझ में आ गया? आगे देखो, अब हम इनका ना ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक, इनको संगठित करते हैं, इनको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम किसी चीज को बनाएंगे ही ना, तो एवरी हाई कोर्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, बता चुकी हूँ पहले, है ना। जैसे कि यूपी का एक्सक्लूसिव है, यूपी का एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में है जो। ठीक, बट अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र का एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन है वो, क्योंकि गोवा के साथ कॉमन है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ कॉमन है, बम्बई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता ही बोला जाता है, CAL, वो वाला कलकत्ता जो अंग्रेजों के टाइम पे बोला जाता था, कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन कौन उसमें इंक्लूड है? वेस्ट बंगाल प्लस में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक, दो को कॉमन कर दिया, तो ये कॉमन भी हो सकते हैं और एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। देखो ज्यादातर क्या होता है ना बच्चों, कि जिसकी टेरिटरी बड़ी होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उसको हम सिंगल रखते हैं, एक्सक्लूसिव रखते हैं। जैसे कि यूपी बड़ा है बड़ा, बिहार का भी वैसा एक्सक्लूसिव ही है, ठीक है, बट बिहार के अकॉर्डिंग यूपी जो है बहुत बड़ा स्टेट है। मतलब कि एक ये पहला जो आंकड़ा है नापने का, पहला नजरिया जो आप देखेंगे कि क्यों अलग होना चाहिए, वो ये होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे मैटर्स ज्यादा निकलते हैं, या जहाँ पे क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, टेरिटरी उसकी ज्यादा है, तो वहाँ पे एक ही रखेंगे कि इसमें कॉमन नहीं करते, नहीं तो क्या दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। अब जैसे बम्बई हाई कोर्ट है, अब बम्बई हाई कोर्ट मैम महाराष्ट्र ऑलरेडी इतना बड़ा है, फिर उसके साथ वो चीज क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और बिल्कुल उसकी टेरिटरी से लगते हुए हैं। ये नहीं है कि मान लीजिए बच्चों हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ठीक, ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा मेरा यहाँ है और दादर एंड नगर हवेली यहाँ है, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या सिनेरियो होता है, जैसे ये मेरा महाराष्ट्र है, ये मेरा गोवा है और ये मेरा दमन एंड दीव है। इस तरीके से जो टेरिटरी होती है ना, वो एक दूसरे से मिली होती है, तभी हम हाई कोर्ट को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि अलग अलग कर दिया। देखो पंजाब और हरियाणा बिल्कुल सटे हुए हैं ना एक दूसरे से, है या नहीं है, तभी उनका कॉमन है। ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो इनके चीफ जस्टिस होते हैं, देखो हर में चीफ जस्टिस जरूर होंगे। अभी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि इलाहाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव, उनके ऊपर इम्पीचमेंट है, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसकी है हमारे इंडिया में, हिंदू की, है ना। हिंदू में बहुत सारी कास्ट आती हैं, आपके जाट हिंदू में होते हैं, आपके हरिजन हिंदू में होते हैं, आपके वाल्मीकि हिंदू में होते हैं। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि खाली राजपूत लोग, सिंह प्रजाति ही हिंदू में होगी, हिंदू में बहुत सारी कम्युनिटी इंक्लूड है ना। जो SC ST OBC कास्ट के जो बंदे आते हैं वो भी हिंदू में इंक्लूड हैं, तो मेजोरिटी तो अपने आप ही होगी। ठीक, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो इंडिया है वो आने वाले टाइम में मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि अगर आप बहुत हायर पोस्ट पे हो, आपको देख के ही लोग क्या करते हैं, आप ही कानून बनवाते हो, आप ही सजा देते हो, वो सजा लोग मानते हैं, है ना, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई बंदा कर देता है, आप उसको बुला लेते हो, हाँ भाई आजा, क्यों नहीं आया कोर्ट में, आपके पास इतनी पावर है, तो आप इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हुए इस तरीके की, यानी कि किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंट आप नहीं करेंगे, पहले ही बोल दिया जाता है। जब उनको
ओथ दिलवाई जाती है ना बच्चों, शपथ दिलवाई जाती है, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, हर नागरिक का सम्मान करूंगा, हर नागरिक चाहे वो मेजोरिटी से हो चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो किसी को भी रिप्रेजेंट आप नहीं करोगे। सबसे पहला काम यही होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वहां पे भी कास्टिज्म से उठ के बात की जाती है, पार्टी से उठ के बात की जाती है, ठीक। तो उनके जो भी, एक तो चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के जज होते हैं, ठीक, अदर जज बोलते हैं जिसको। जैसे कि हमारा जो था सुप्रीम कोर्ट में कितने थे, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा कोलिज्म था आज के टाइम में 34 है, ठीक है, 1 प्लस में 33 है, फिक्स है, ये फिक्स है। इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कौन करेगा, कौन करेगा, पार्लियामेंट। यही करता है नहीं करता, बताओ, पार्लियामेंट ही करता है, पार्लियामेंट ही करता है ना। इसकी संख्या, जजों की संख्या बढ़ानी है घटानी, मैंने बताया भी है वहां पे आपको कि इतने ईयर में इतनी थी, इतने में फिर इतनी हुई, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारी 34 को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब इनमें दोनों में फर्क देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में ये क्या होता है, 1 प्लस अदर जज, ठीक है, अदर जजेस, 1 प्लस अदर जजेस। जो अदर जजेस है ना बच्चों, इनकी जो संख्या है ना वो फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो सीट वेरी करती है हर स्टेट में। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इस समय एट प्रेजेंट कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें हैं, पार्लियामेंट यहाँ पे इसको घटाता बढ़ाता रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाई कोर्ट में 1 प्लस अदर जजेस होते हैं हमारे, ठीक। यही अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, किसके कंसल्ट पे करेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो गोले, ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो ओथ दिलवाई जा रही है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाई जा रही है। अब मुझे ये स्लाइड देख के आप बताइए कि क्या ये हाई कोर्ट के जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, है ना। हाई कोर्ट में ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलवाता है, गवर्नर, ठीक है ना, ठीक। चलो भाई, अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जब हम ना अपनी जज की अपॉइंटमेंट करते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक होता है CJI, ये होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट का, एक होता है CJ, चीफ जस्टिस एवरी हाई कोर्ट का, ठीक है, एवरी हाई कोर्ट का। हर हाई कोर्ट में आपका चीफ जस्टिस होता है, बट सारे उसका माई बाप कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही होता है। आज के टाइम में कौन है, संजीव, ठीक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आप कंसल्टेशन जो करेंगे वो किसकी करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वहां पे किसकी ली जाती थी, प्रेसिडेंट की, और यहाँ पे किसकी ली जाएगी, गवर्नर। जिस स्टेट में आप अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट के गवर्नर की, ठीक है, कंसल्ट किया जाएगा उनसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस कैसे करते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ कंसल्ट हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस बताएंगे। अब कौन, ये चीफ जस्टिस बताएंगे अब, ठीक है। जैसे कि पीएम बताते थे, जैसे कि पीएम बताते थे कि कौन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, कौन हमारा क्लॉथ मिनिस्टर होगा, ऐसी अब यहाँ पे ना कौन सलाह देगा, चीफ जस्टिस, ठीक है, अदर जजेस के लिए, ठीक है। और इन द कॉमन हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए एक्सक्लूसिव है तो उसी स्टेट की बात हो जाएगी। कॉमन हाई कोर्ट में क्या होता है बच्चों, गवर्नर्स जो आएंगे वो दोनों स्टेट के इंक्लूड होंगे उसमें। मान लीजिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमें कोई भर्ती करनी है जज की, तो चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट,
प्लस में गवर्नर कौन से आएंगे, हरियाणा प्लस पंजाब। समझ में आ गई आपको चीजें, दोनों के गवर्नर, ठीक है। और उसके बाद ये कंसल्ट करेंगे आपस में, फिर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि जी ये सब चीजें हैं, ये जज नियुक्त होने चाहिए, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया। अमेरिका का कोई भी बंदा आके थोड़ी ना चीफ जस्टिस या जस्टिस बन जाएगा, ठीक। सबसे पहली कोई भी हायर अथॉरिटी होती है, कोई भी हायर अथॉरिटी होती है, खासकर गवर्नमेंट में, आपका जुडिशरी सिस्टम देख लीजिए, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लीजिए, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, इवन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन सबकी सिमिलर है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक आपको होना जरूरी है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वो कहीं का भी हो चलेगा, ठीक। उसके बाद 10 साल तक जिस भी हाई कोर्ट में आपको अब अपॉइंट किया जाएगा, उस हाई कोर्ट में, उसी टेरिटरी में बच्चों, ये नहीं है कि काम वो कर रहे थे आपका बंबई में, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे वो, है ना, लॉयर थे 10 साल से, और हायर लॉयर ही अपॉइंट किए जाते हैं एज ए जस्टिस। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे छोटे मोटे लॉयर घूमते रहते हैं, नहीं। कपिल सिब्बल जानते हो, अरुण जेटली, ये आपके क्या थे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये वकील हैं। एक एक हेयरिंग के 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक हेयरिंग के, जिसमें सिर्फ जज के सामने हाँ जी ना जी, डेट लेनी है, ये करना है वो करना, 5 मिनट का काम नहीं होता। समझ में आई, ऐसे वकील, ये वाले वकील नहीं कि हम कोई भी कोर्ट में जाता है जी हाँ क्या काम है, लाओ मैं बना के देता हूँ, वो 50 में बना रहा है, मैं आपको 20 में बना के देता हूँ, ये भी है। यानी कि क्रीमी लेयर ऑफ द एडवोकेट, एडवोकेट का क्रीमी लेयर। देखो हर चीज में क्रीमी लेयर होता है, नहीं होता, क्या जज तो कोई भी नहीं करता, वकील। देखो छोटे वकील का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब कि जैसे कि आपने एलएलबी की, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास एकेडमिक नॉलेज उसकी पूरी है, बट उसको कैसे यूज करना है इन प्रैक्टिकल वे, वो आप कैसे सीखोगे, कोर्ट में जाके ही तो सीखोगे। और जज के सामने बोलने की औकात नहीं होती है किसी की, पहली बार में भी जाके तड़तड़ कर दिया, नहीं। वहां पे क्या होता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है, उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करना इन कोर्ट वो अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है। बस उनको ये पता है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो इसके ऊपर ये चार्ज हो गया, अब वो किस कंडीशन में किया गया, वर्ड टू वर्ड ना बेटा, सेक्शन चेंज हो जाते हैं एफआईआर के अकॉर्डिंग। किसी ने के लिए बोल दिया और किसी ने वहां पे दोबारा एफआईआर में दोबारा लगा दिया, ठीक है, ये 2 वर्ड, सिर्फ वर्ड ही चेंज हुए ना, क्या होगा, सेक्शन ही चेंज हो जाएगा। मान लो कहीं पे पहले 302 लग रहा था, 307 लग गई, एक वर्ड चेंज होते ही। तो प्रैक्टिकल वे में जाना तो एकदम से नहीं जाया जाता, इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा पहले सीनियर जज उसके एडवोकेट के नीचे रह के काम करना होता है, सीखना होता है चीजों को, ठीक है, तब वो करना होता है। जैसे बहुत से होते हैं एफिडेविट, खाली एडवोकेट, ये नहीं है कि आप जाओगे तो खाली आपको कोर्ट में वकील और एडवोकेट मिलेंगे, और भी तो बहुत सारे काम होते हैं, पेपर को स्टैंप कराना, ठीक है, कोई एफिडेविट बनवाना, तो वो भी तो एडवोकेट ही बना के देगा, क्योंकि अथॉरिटी उसी के पास है। अगर ये अथॉरिटी हमें तो हम घर से ही ना बना के लेके चले जाएं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं बेटा। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है ना कि मरता क्या ना करता, ये वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है। बेरोजगारी तभी आपको डांटा जाता है, तभी आपको कहा जाता है कि बेटा सीरियसली पढ़ लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, आई है तो ह्यूज वैकेंसी आई है, और जितना आप डिले करोगे कंपटीशन आगे उतना ही टफ होता चला जाता है, ठीक है। आपको पता है पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस रेशियो में ये सीटें नहीं निकालते हैं, कम कर रहे हैं, पॉपुलेशन 100 हो गई है, सीट 10 की 9 हो गई है, तो कंपटीशन टफ नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है। तो यही सब चीजें, हर चीज में कंपटीशन है। तो यहाँ पे हम कहाँ बात कर रहे थे, हाई कोर्ट के हम जज की बात कर रहे थे कि वो कब अपॉइंट होंगे, कि जिस भी टेरिटरी में उनको आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, अदर जज की बात हो रही है यहाँ पे, चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, जज की बात हो रही है, 1+ से जो अदर जज हैं उनकी बात हो रही है, कि जिस भी टेरिटरी में उनको जज बनाया जाएगा, उस टेरिटरी में कम से कम 10 साल तक उन्होंने एज ए एडवोकेट काम किया हो, या फिर हाई कोर्ट में
जज का काम किया हो, या वहाँ पे जो जज होते हैं, जैसे कि MM होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 10 साल तक काम किया है इन्होंने, छोटी जज है, पर एज ए 10 साल तक इन्होंने क्या किया है, टेरिटरी में काम किया, उसी टेरिटरी में होना चाहिए, कंडीशन ये है हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एज डिफाइन नहीं है, मिनिमम कोई भी एज डिफाइन नहीं है कि हाँ भाई इतने साल का बंदा, जैसे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने साल होती है, 25 साल, राज्यसभा 30 साल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 35 साल, बट यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम कोई भी एज डिफाइन नहीं है। मैक्सिमम क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक रह सकते हो, जब तक आप 62 ईयर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप जज की पोस्ट पे रह सकते हो, बस आपका आचार विचार व्यवहार पब्लिक के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। एज लिमिटेशंस इनकी कोई भी नहीं लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ओथ्स एंड अफर्मेशंस कौन दिलवाता है, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशंस कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट को। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस कौन दिलवाता है बच्चों, इनको गवर्नर दिलवाता है, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट की ओथ एंड अफर्मेशंस है, जज वहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनको कौन दिलवाता है, गवर्नर, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलवाता था, प्रेसिडेंट। तो आ रही है ना वही बात। बट बेटा हम यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको हमेशा स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को कंबाइन करके पढ़ाया था, है ना, प्रेसिडेंट को गवर्नर को कंबाइन कर दिया था, ऐसे हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मामलों में अलग है, बहुत मामलों में अलग है, बट हाँ उसी की तरह ही काम करती है। भाई फांसी की सजा किस किस अपराध में दी जाएगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी फैसला लेगी, हाई कोर्ट भी उसी मापदंड पे फैसला लेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसी मापदंड पे फैसला लेगी, काम तो सब एक ही करते हैं, बट एरिया वाइज, ठीक है। और किसके पास कौन अपेक्स है, कौन अपर है, ठीक है, किसके डिसीजन को चेंज नहीं किया जाता। हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट चेंज कर दे तो हाई कोर्ट की वैल्यू वहां पे नील हो जाती है, किसके, इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो गवर्नर दिलवाते हैं। टेन्योर ऑफ जज मैंने पहले ही बताया, कोई भी एज फिक्स नहीं है, और जब तक वो 62 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है, अपने पद पर वो बने रहेंगे। ये देखिए, ये कोई जजेस हैं, उन्होंने अपनी शपथ ली है, ठीक है। और उसमें उनका टाइम पीरियड कब का है, एक तो 62 साल कंप्लीट करेंगे तब अपने आप रिटायर हो जाएंगे, दूसरा अपनी मर्जी से रिजाइन कर दिया, मान लो अभी वो 58 ईयर के हैं, बट उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, और रिजाइन वो गवर्नर को नहीं देंगे, रिजाइन हमेशा प्रेसिडेंट को दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। ओथ दिलवाएंगे गवर्नर, पर रिजाइन करना होगा तो गवर्नर को नहीं देंगे, वहां पे प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 58 की एज में क्या कर दिया बच्चों, अपना जो ट्रांसफर सॉरी रिजाइन है कि मैं काम नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब रहती है, या फिर अभी मैं काम करना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं करता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो वो 58 की टाइम पे ही वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया। तीसरा है, रिमूव कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि वो इम्पीचमेंट वाली स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बोल देंगे कि नहीं भाई ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको इम्पीच कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसका टाइम पीरियड टेन्योर जो मैं खत्म कर देता हूँ, ऐसे प्रेसिडेंट नहीं कर सकते जब तक उनको रिकमेंड कौन नहीं करेगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन आएगी, कंसल्ट नहीं बच्चों, रिकमेंडेशन, कि फलाने आदमी को रिकमेंड किया गया है इम्पीचमेंट के लिए, ठीक, ठीक है, तब होगा, तब वैकेंट हो जाएगा। या फिर कब होगा कि हाई कोर्ट का कोई मान लो जज है बच्चों, ठीक, उनको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि उनकी प्रमोशन हो गया, ऐसे थोड़ी ना हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट तक ही काम करेगा, प्रमोशन भी होती है, प्रमोशन हो गई, तब वो हाई कोर्ट पहुंच गए, तो यहाँ पे जो सीट उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी वो तो वैकेंट हो गई, ऐसे हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या हो गया कि ये हाई कोर्ट, भाई आपके यूपी के हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और इनका कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया गया, यानी कि वेस्ट बंगाल कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा
जो यूपी के हाई कोर्ट की सीट थी वो खाली हो गई। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, टाइम पीरियड एक हाई कोर्ट में अलग अलग वेरी होता है। सबसे पहला 62 साल, ठीक है। उसके बाद रिजाइन करेंगे वो अपनी मर्जी से, ठीक है। या तीसरा इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जाएंगे, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और चौथा क्या होता है कि या तो प्रमोशन करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी कि 4 के भी आप 5 पॉइंट बना सकते हो ना यहाँ पे, कि भाई एक हो गया प्रमोशन, चौथा पॉइंट, और 5वां पॉइंट क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया इनको, ठीक। ये हो गया, हमने अपॉइंट कर दिया जज, टाइम पीरियड बता दिया, ओथ बता दी। अच्छा, इसमें मैं सैलरी भूल गई हूँ डालना। अब बताओ सैलरी कहाँ से दी जाती है, कौन सा फंड? नहीं बेटा, कंटीजेंसी को तो छू ही नहीं सकते हो आप। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिक निधि, आफत के टाइम पे काम आने वाली, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में ना बड़ी विपदा सी आन पड़ी, है ना, और पैसे की वजह से बड़े परेशान हो गए, हर जगह हाथ पैर मार लिए, कहीं पे भी नहीं अरेंज हो रहा है, तो एक औरतों के पास ना कंटीजेंसी फंड होता है। क्या होता है, गोल्ड, अगर किसी औरत के पास है ना, वो फिर बोलती है कि नहीं नहीं हम परेशान नहीं होते, ये है ना, या तो बेच दो या गिरवी रख दो, कंटीजेंसी। अब कोई औरत नू थोड़ी ना है कि भाई रेस्टोरेंट में खाना खाना है और पैसे नहीं है, चलो जी नाक की वाली निकाल के बेचते और खाते हैं, ऐसा नहीं करते ना, नहीं करते ना। कितना भी किसी का मन कर रहा हो खाना खाने का बाहर, घर में 1 रुपया नहीं है, एडजस्ट करेंगे या उधार मांग के खा लेंगे, बट कभी भी जो अपना कंटीजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड है, उसको हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कंटीजेंसी फंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इमरजेंसी के यूज के लिए होता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे ना देखो बच्चों, एक चीज बड़ी ध्यान से समझने वाली है, सैलरी सैलरी दी जाएगी इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, फंड ऑफ इंडिया से सैलरी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे यहां से दी जाएगी, इंडिया से नहीं दी जाएगी, स्टेट से, ठीक। जब तक ये अपनी सर्विस में है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आपको सैलरी मिलेगी, बट अब ये अपनी सर्विस में नहीं है, ये रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर होने के बाद एक बला का नाम है, क्या है, पेंशन, है ना। इसीलिए तो आप जाना चाहते हो सरकारी नौकरी में, कि भाई जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो गवर्नमेंट देगी, है ना, और नहीं करेंगे यानी कि रिटायर हो जाएंगे तब भी देगी, जब तक जीऊंगा मैं, यानी कि जब तक मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है लास्ट में, जब तक मेरे दिल फेफड़े उस ऑक्सीजन को स्वीकार कर रहे हैं, तब तक मुझे एक पेंशन नाम की चीज मिलेगी, ठीक है। और एक होता है वेतन आयोग, है ना, जो 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, ग्रेड पे लेवल, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपको 10% का हाइक मिल गया, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट सेट होता है वो, है ना, हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग नहीं करता। या फिर आपको 25% का हाइक मिल गया, तो पता है वो हाइक ये थोड़ी ना है कि आज की डेट में पास हुआ तो आज से मिलेगा, उन्होंने बोला जी कि 2020 से ये चीज लागू होगी, तो 2020 से 24 तक 4 साल हो गए ना, तो 4 साल का सारा पैसा वो आपको इकट्ठा होके मिलता है। कोई भी वेतन आयोग लागू हो तो बहुत सारा पैसा किसी भी लेवल का कर्मचारी हो, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक का, नहीं, ठीक है। वो मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है, और वो कोई भी वेतन आयोग लागू हुआ, सैलरी इंक्रीज हुई, इंक्रीमेंट हुआ सैलरी में, और वो सैलरी हो गई बच्चों अब बढ़ के 15,000 रुपए, ठीक है, ठीक। तो यानी कि 5,000 रुपए बढ़े, तो 5,000 रुपए अब इन फ्यूचर तो आपको बढ़ के मिलेंगे ही मिलेंगे, बट जैसे मैंने बताया कि 2020 से लागू होगा जी ये, तो यानी कि 12 पंजे 60,000 एक साल के बढ़े, तो 20 में 60,000, 21 में 60,000, 22 में 60,000, 23 के 60,000 और 24 के 60,000, यानी कि 4 साल, 4 साल ही लगा लीजिए, ठीक है, 20 को छोड़ देते हैं, 4 ही लगा लेते हैं, कितने आगे, और कितनी सैलरी है,
ठीक। ये 4 ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी सैलरी भी इससे बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई, जो बंदा झाड़ू लगाते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, 4 ग्रेड का काम करते हैं, प्यून होते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एक लिविंग स्टैंडर्ड को, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए इनफ होती है इतनी सैलरी उनकी होती है। अब समझो जो IAS IPS रैंक के ऑफिसर हैं उनको कितना मिलता होगा, इसलिए सरकारी नौकरी चाहते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कोरोना के टाइम में कितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, सर ने ना सर खुजाना शुरू कर दिया था कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हम मारे जाएंगे। कब तक सेविंग खाएंगे? छटनी कर दी लोगों ने, अपनी कंपनी को रीओपन किया, बाद में उसकी छटनी कर दी। मेरे पास पहले 20 बंदे काम कर रहे थे, भाई 5 ही रख पाऊंगी, औकात ही नहीं है अब। और गवर्नमेंट जॉब थी जिन बंदों की, उन्होंने क्या किया, घर पे बैठो भाई आराम से, होम पे, घर पे, हाउस पे, होम स्वीट होम, है ना, पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। खासकर 4 ग्रेड एम्प्लॉय, है ना, भाई झाड़ू लगानी है, उनको बुलाया जाता था, ऐसा नहीं नहीं बुला, पूरी प्रिस्क्रिप्शन को दी जाती थी, PPT किट दी जाती थी, भाई नहीं आपको हर रोज नहीं आना, आप 3 से 4 दिन में आ जाए, क्योंकि इतना काम नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो बिना ऑफिस में जाए कंप्लीट होंगे ही नहीं, नेसेसरी चीज है। जो दूध से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो कैसे क्लोज कर देगा, जो आटे से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कंपनी है, वो कैसे, आटा ही नहीं बनेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो जो इनिशियल चीज होती है हमारी लाइफ को जीने के लिए, उनको छोड़ के सारी चीजों पे तो लॉकडाउन था, फिर भी लोगों को मिली चीजें, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, सैलरी पे थे, है ना, ठीक है चलो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी दे दी, अब होगी पेंशन की बात। रिटायर्ड जब वो हो जाते हैं तब स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से उनको कोई भी पेंशन नहीं दी जाती, तब कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, समझ में आई, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जनरेट होता है कि सैलरी कौन से फंड से, देखो है दोनों ही कंसोलिडेटेड, बट हाई कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो अपना मैंने बताया था कि स्टेट अपना अलग भी बना सकते हैं और बनाते भी हैं, वहां से दी जाएगी। बट जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो स्टेट अब नहीं अपने कंसोलिडेटेड फंड से देगा, अब यूनियन देगा। ठीक है, इंडियन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, रिमूवेबल, रिमूव करना है हमें जज को, भाई हमने बना दिए लगा दिए, अब हम रिमूव करना चाहते हैं किसी भी जज को, तो हम कैसे करेंगे, बताइए। अगर हमें किसी भी जज को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किया जाएगा, पार्लियामेंट उसको कंसल्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, कंसल्ट करेगा, एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एड्रेस करेगा उस चीज को, लिखित रूप में देगा। ठीक है, और वहां पे प्रेसिडेंट के पास दिया जाएगा। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। और ऐसे रिमूव नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट के लोगों ने लिख के दे दिया, MPs ने लिख के दे दिया कि इन जज को रिमूव कर दिया जाए और प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। सेशन के अंदर इम्पीचमेंट, समझ रहे हो ना प्रोसीजर क्या होता है इम्पीचमेंट का, तो जब सेशन चल रहा होता है तब वो चीजें की जाती हैं। ठीक, जब यहाँ पे इम्पीचमेंट लाएंगे ना, तो लोकसभा में 100 बंदों के और राज्यसभा में 50 बंदों के लिखित में साइन होने चाहिए कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं इनकी सर्विस से। ठीक है, बाकायदा साइन देंगे, फिर वो नोटिफिकेशन देंगे, तो लोकसभा में जा रहा है तो स्पीकर को देंगे, राज्यसभा में जा रहा है तो चेयरपर्सन को देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर होता है जो इम्पीचमेंट का होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि जो बंदे वहां पे उपस्थित हैं वो ही, टोटल स्ट्रेंथ का नहीं, ध्यान रखना इसमें फर्क होता है। 2/3 मेजोरिटी अगर खाली बोल दिया जाए 2/3 मेजोरिटी, इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है,
100 का 2/3 और बोला जाए 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो बंदे वहां पे उपस्थित हैं उनमें से 2/3 अगर पक्ष में आ गए तो इम्पीच्ड हो जाएगा जज। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कोई सेशन चल रहा होगा ना, उस सेशन में उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट में बाकायदा उसको रखा जाना चाहिए, जो उसकी हायर अथॉरिटी होगी उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद उस पे वोटिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो वो साइन कर देंगे और उनको हटा दिया जाएगा। वही सारा प्रोसीजर होता है रिमूवेबल का जो आपका इम्पीचमेंट का होता है। ठीक है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है बच्चों, देखो 2/3 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। ठीक, वही सब चीजें हैं जो भी मैंने बताई आपको। ठीक है, 2 ग्राउंड्स पे रिमूवेबल होता है। कौन कौन से? तो मिसबिहेव कर दिया या इनकैपेसिटी, वही जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में था, पढ़ा था ना, बहुत डिटेल से पढ़ा था वहां पे। वही सेम प्रोसीजर आपका यही होगा। मिसबिहेव, ऑलमोस्ट जितने भी जज पे आज तक इम्पीचमेंट हुआ है, लागू हुआ है, पूरा हुआ है नहीं हुआ वो अलग बात है, बट अगर किसी को इम्पीच के लिए बोला गया है कि आप पे हम ये चीज लाएंगे, ठीक है, वो मिसबिहेव के कारण ही आई है। अब जैसे मान लीजिए शेखर पे जो आया है, जो जस्टिस शेखर जी हैं जो हमारे चीफ जस्टिस, उन पे जो इम्पीचमेंट लाया गया है वो भी तो मिसबिहेव ही है कि आपने क्या कहा है कि खाली मेजोरिटी की बात कर दी, माइनॉरिटी कहाँ जाएंगी? और मेजोरिटी माइनॉरिटी तो आज के टाइम में भैया अगर कुछ नहीं है ना, तो अगर किसी को पॉपुलर होना है या अपना जो फेस है वो बिल्कुल फेमस करना है, फ्रेम में आना है आपको, है ना, पब्लिसिटी स्टंट, कुछ नहीं, धर्म का मुद्दा उठा लीजिए, अफीम है भाई, नशा है धर्म। ठीक है ना, वही सब चीजें हैं। कोई वो अपने भगवान को खींचते हैं, वो अपने उसको खींचते हैं। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि सब अपने अपने धर्म में बिलीव करो, विश्वास करो, बट सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। ठीक है, आप एक चीज सोचिए ना, धर्म किसने बनाया? जब कभी इंसान पैदा हुआ होगा या जब कभी इंसान का अस्तित्व आया होगा, तब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे? हमारे अंदर भी वही हड्डी, ठीक है, उनके अंदर भी उतनी हड्डी। ऐसा तो नहीं है कि हमारे इसके गाजी के अंदर वही 300 हड्डी होगी और हमारे अंदर 207 ही है, ऐसा नहीं है। या उसके खून का रंग पीला, हमारा लाल, है ना, खोल निकाल के देखे, रेड ही है ना, वो भी ऑक्सीजन लेता है, हम भी लेते हैं, वो भी खाना ही खाता है, हम भी खाना ही खाते हैं, तो हम अलग कहाँ हुए? कहाँ हुए हम अलग? बट वही वाली बात है कि इसका प्रचारक वो, उसका प्रचारक वो, उसका वो, पार्टीशन में बांट दिया, अ डिवाइड एंड रूल। वाओ, मजे करो, लड़वा दो धर्म के नाम पे। सॉरी बच्चे, सॉरी। और जो वोटिंग जो वोट बैंक होता है ना, सबसे बड़ा यही होता है, धर्म, है ना, यही होता है। ठीक है, तो जो भी आज तक जितने भी इम्पीचमेंट हुए हैं वो मिसबिहेव के कारण ही हुए हैं। ठीक है, तो यही सब होगा आपका। और एक एक्ट है बच्चों हमारा, द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके अंडर जाके इम्पीच किया जाता है। ठीक है, रेगुलर प्रोसेस होगा आपका, वही प्रोसेस होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया इम्पीचमेंट वर्ड। अब जो इम्पीचमेंट होगा वो कैसे होगा? ठीक है, अच्छा, हमने जब जज ये अपॉइंट किए थे बच्चों, अभी तो हमने रिमूव भी कर दिए, यहाँ पे रिमूवल था, हम यहाँ पे अपॉइंट, ये टाइम पीरियड था ना, ओथ एंड अफर्मेशन, अच्छी, अभी हमने क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट। ठीक, जब हमने अपॉइंट किया था जजों को, तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फिक्स है और हाई कोर्ट में अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू टेरिटरी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जज की संख्या अलग अलग होती है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, ऐसे। सबसे बड़ा क्या है? इलाहाबाद है। ठीक, अब इसमें मुझे एक बात बताइए कि जब हम अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को, तो हमने अपॉइंट कर लिया एज ए
बाय द प्रेसिडेंट, किसकी कंसल्टेशन की जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में गवर्नर, किस स्टेट का? जिस स्टेट का हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट किया जा रहा है। अच्छा, अब मैंने एक चीज बता दी कि यहाँ पे क्या किया था हमने, प्रेसिडेंट जो थे हमने इनको बता दिया कि भाई ये सूत्रधार हैं, यही सब कुछ है, यही रूट है जो अपॉइंट करेंगे। इनके नीचे मैंने दो अथॉरिटी आपको बताई, ठीक है, गवर्नर जिस भी स्टेट से रिलेटेड है उस स्टेट का गवर्नर, प्लस में मैंने क्या बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब खाली यही थोड़ी ना होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे भी कोलिज्म होता है एक, ठीक है, एक कोलिज्म बनाया गया था। एक अपना थर्ड केस याद करिए, थर्ड केस याद करिए जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, थर्ड केस ऑफ जज। क्या था उसमें कि कोलिज्म, एक होता था कंसल्ट वर्ड, किसका मतलब समझाइए, कुछ इस टाइप से था। तो उसमें क्या था कि एक कोलिज्म बनाया था कि कोलिज्म बनाएंगे, तो उस कोलिज्म में कौन कौन होगा, उस कोलिज्म में कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोलिज्म में यहाँ पे हम किसको नियुक्त कर रहे हैं, हम यहाँ पे जजेस नियुक्त कर रहे हैं, जजेस नियुक्त कर रहे हैं किसके, हाई कोर्ट के। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोलिज्म में आपके दो तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे बच्चों, दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे बच्चों, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक। हाई कोर्ट के जज भी ले सकते हैं ये सीनियर मोस्ट, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नर होंगे, ठीक है, गवर्नर होंगे, गवर्नर भी आपके उन्हीं के कोलिज्म में आ जाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि मेन तो अपॉइंट करेंगे ये, बस कंसल्ट किया जाएगा, इन्हीं दोनों के कंसल्टेशन है ना, तो इनके कोलिज्म में आपके गवर्नर भी आएंगे, ठीक। अब मान लीजिए मैं यहीं पे ट्रांसफर की बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक, मान लीजिए एक एक्स स्टेट है और एक वाई स्टेट है, कोई भी जज है मान लीजिए वो एक्स स्टेट में इस समय अपॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई है श्री राम जी जो हैं, श्री राम जो हैं भाई जी इसलिए लगाया क्योंकि जज हैं, ठीक, रिस्पेक्ट। तो जो राम जी जो हैं वो इस समय क्या है, एक्स स्टेट के जज हैं, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है वाई स्टेट में, यहाँ पे भेजा जा रहा है उनको, ठीक। तो कैसे करेंगे, अपॉइंट तो मैंने समझा दिया, ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रांसफर कैसे किया जाता है देखो, पहली बात तो ट्रांसफर बहुत रेयर टू रेयर चांस में होता है, ठीक। और मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है कि लग रहा है कि उन जज के अंदर कैपेसिटी है इस मैटर को हैंडल करने की, बट वो तो उस हाई कोर्ट में है, ठीक है, वो तो उस हाई कोर्ट में है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हरियाणा है, ये आपका पंजाब है, इन दोनों का हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ है, ठीक। तो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो चलेगी ना बेटा, वो बस ये जो एरिया है ना, इस चीटी जैसा नहीं बन गया है ना, अगर इसको मैं ऐसे लगा दूं तो ये चीटी जैसा नहीं बन गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरा हरियाणा है भाई और ये मेरा पंजाब है, ठीक। तो ये हरियाणा और पंजाब की जहां तक टेरिटरी है ना, वहीं तक उसकी पावर है, यहां से बाहर निकलते ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके डिसीजन की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए टेरिटरी पे डिपेंड होता है पूरा। आपका यूपी का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो यूपी का जो क्षेत्र है, एरिया है, टेरिटरी है, वहीं तक चलेगी। और जैसे ही आप बागपत आ गए, यूपी में हो, हाई कोर्ट का डिसीजन चलेगा, और जैसे ही आप बालगढ़ आ गए तो आप हरियाणा में एंटर कर गए, वहां पे उनके हाई कोर्ट के डिसीजन की कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ में आई। तो ये आपको देखो, ये रिस्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। अब मान लीजिए एक्स स्टेट में कोई बंदा है, वो बहुत ज्यादा फेमस है या एक्टिव है, या उसके अंदर कैपेसिटी है उस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल करने की, बट वो मैटर इस समय वाई स्टेट में उछल रहा है तो वो एक्स स्टेट का, तो वहां के जज की डिसीजन वो ले ले उस स्टेट का होने से, तो इसमें तो वो चलेगा नहीं ना,
इसलिए क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है कि चलो ठीक है भाई, हम आपको आपकी काबिलियत के अनुसार ट्रांसफर दे रहे हैं वाई स्टेट में, आप वहां पे जाइए और इस मैटर को हैंडल कीजिए। समझ में आए? इस तरीके से ट्रांसफर होता है। ऑलमोस्ट ट्रांसफर बहुत कम होते हैं। तो जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर में क्या होता है कि ट्रांसफर में दोनों स्टेट के गवर्नर इंक्लूड होंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में ओनली क्या होता था, जिस स्टेट में अपॉइंट के जा रहे हैं उसके गवर्नर होंगे, और ट्रांसफर में गवर्नर जो होंगे ना बेटा, वो दोनों स्टेट यानी कि वाई स्टेट के गवर्नर भी और एक्स स्टेट के गवर्नर भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके नीचे जो कोलेजियम होगा वो होगा। कोलेजियम में 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे और आपके फिर ये 2 गवर्नर आ गए। समझ में आ गई ये बातें आपको अच्छे से? अच्छा, एक तो ट्रांसफर मैंने तुम्हें ये बताया कि क्वालिफिकेशन के आधार पे, योग्यता के आधार पे कर दिया। अगर किसी जज को ये फील हो रहा है कि उसको ना कारण नहीं बताया, कॉज नहीं बताया मेरे ट्रांसफर होने का कि क्या कॉज है, और मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, उनको ये फील हो जाए कि तो मेरी इंसल्ट है ना, कि मुझे यहाँ से उठा के वहां पटक दे रहे हैं, वहां फेंक दे रहे हैं, ये तो मेरी इंसल्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, जिस जज का ट्रांसफर हो रहा है केवल वही जज जुडिकल रिव्यू के लिए जा सकता है। ठीक है, जुडिकल रिव्यू के लिए जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा, सिर्फ वही जज, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं। कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो, अपॉइंटमेंट में मैं आपको बताना भूल गई थी, और ट्रांसफर भी मैंने बता दिया जो आगे आने वाला है। समझ में आ गया? कोलेजियम समझ गए क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उनके कोलेजियम में आपको 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेंगे वो अपने हिसाब से, तीसरे वो खुद हैं, चौथा गवर्नर। ट्रांसफर के मामले में एक्स और वाई, यानी कि जिस स्टेट में एट प्रेजेंट हैं उस स्टेट के गवर्नर, और इन फ्यूचर जाने वाले हैं उस स्टेट के गवर्नर, दोनों को होना होगा। ठीक। और अगर किसी भी जज को ये लगता है कि उनकी इंसल्ट की जा रही है, ट्रांसफर बेवजह किया जा रहा है, कोई कॉज ही नहीं है, कोई कॉज नहीं बताया, बिना कारण के मेरा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ जुडिकल रिव्यू करा सकते हैं, और केवल वो ही कराएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, डिटेंशन हो गया मान लो किसी की खामा खा के डिटेंशन कर लिया उसको, और ना तो उसका कॉज बताया, ना एफआईआर दर्ज की, और बस गिरफ्तार करके डाल दिया, तो उसके बिहाफ पे कोई और भी पिटीशन फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। बट यहाँ पे वो नहीं है, जिस जज के ट्रांसफर किया जा रहा है केवल और केवल वही जज वहां पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई कि भाई मेरी इंसल्ट की जा रही है या मुझे पनिशमेंट दी जा रही है ना, एक वर्ड होता है पनिशमेंट, ज्यादा यहाँ पे सूट करेगा, है ना। जज की इंसल्ट तो अच्छा वर्ड नहीं है ना, बेइज्जती नहीं, पनिशमेंट, मुझे दंडित किया जा रहा है। भाई मैं इलाहाबाद में कंफर्ट हूँ, उठा के मेरे को ये भेज दे रहे हैं गुवाहाटी। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, अब मैंने गुवाहाटी का नाम ले दिया तो इसी पे बात करते हैं पहले 2 मिनट। गुवाहाटी छोटे से वो है, क्या है, शहर। ठीक। अब आपको पता है 7 सिस्टर्स हैं, सबका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा छोटा 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 है। जो गुवाहाटी है वो 4 को होल्ड किए हुए है, 4 का कॉमन है, पहला मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, आज बच्चे, सारे बच्चे मेरे को, कल मैं क्लास बाद में स्टार्ट करूंगी, पहले मैं आपकी ये लिस्ट देखूंगी किस बच्चे ने क्या, क्योंकि यहाँ से ना बच्चों क्वेश्चन आता है, उठा के मुझे टाइम नहीं लगेगा, कट कॉपी पेस्ट मारना है, मैं लास्ट में डाल दूंगी, और डाल भी दूंगी, बट अभी नहीं डालूंगी। ठीक है, आप खुद करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा। मैंने आपको और चीज नहीं बताई है, सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना, नहीं बताई। क्यों? इसलिए नहीं बताया कि लिस्ट जो दिया 25 स्टेट, उसमें सबसे पहला वही आना है, क्योंकि जो बंबई हाई कोर्ट है वो अंग्रेजों के टाइम में ही तो बना था, आज भी है वो,
नाम तो एज इट इज है उसका। बताओ चलो, सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था? कौन कौन से बने थे? कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। यहाँ पे ना हेडक्वार्टर हुआ करते थे अंग्रेजों के। तुम्हें पता है ना, जब भी हम कभी भी अंग्रेजों के, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा कलकत्ता का नाम आएगा। पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, वहीं से सब कुछ वो करते थे। फिर उसके बाद आएगा मद्रास और बम्बई। तो ये जो तीन थी, ये उनकी हेडक्वार्टर्स थे। तो उन्होंने इनके ना हाई कोर्ट बनाए 1862 में। कहाँ कहाँ बना? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है। और उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जो उनका नॉन प्रोविंसेस था। यानी कि यहाँ पे कोई उनका हेडक्वार्टर नहीं था, जरूरत नहीं थी यहाँ पे बनाने की। वहां पे तो जरूरत थी उनको बनाने की, क्योंकि हेडक्वार्टर से डील करते थे। बट इलाहाबाद के आसपास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पहला ऐसा था कि जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उन्होंने बनाया इलाहाबाद 1866 में। चौथे नंबर पे जो बनाया गया, हाँ 66, ठीक, ठीक है, ठीक है। ये आपका 1862 में तीनों एक साथ बनाए थे, ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल है 214, वो यही बोलता है कि एवरी स्टेट हैव ए क्या? हाई कोर्ट, ठीक, कि एक स्टेट का हाई कोर्ट होगा, था भी ये। बट फिर हमने ना एक चीज रियलाइज की कि अभी तो हम टूट रहे हैं, बट रहे हैं, इकट्ठे भी हो रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज सोची कि नहीं, हम क्या करते हैं कि जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी ना, वहां वहां पे हम कॉमन भी कर देंगे। तब एक वर्ड आया एक्सक्लूसिव एंड कॉमन। तो ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस साल था? 1956। इसमें कहा गया कि एवरी स्टेट रखेगा, एवरी स्टेट में तो होगा ही होगा, एवरी स्टेट में तो होगा ही होगा, प्रत्येक स्टेट में। बट वो क्या हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल और कॉमन दोनों हो सकते हैं। यहां से ये चीजें आई थी, ठीक, समझ में आ गया? चलो, कहाँ थे हम? अपॉइंटमेंट कर लिया था हमने, इम्पीचमेंट पे आ रहे थे हम, ठीक है। ये हो गया था। ठीक, इम्पीचमेंट अभी हम हटा रहे थे ना, जो को ट्रांसफर भी मैंने बता दिया, वो आगे आएगा ट्रांसफर। इम्पीचमेंट मीन होता महाभियोग। मैंने बताया था कि अगर कोई भी मोशंस पास होता है, मोशंस का मतलब बच्चों वही होगा जो आपका पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, पता नहीं किया है नहीं किया। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लाया गया है। हालांकि वो पास नहीं होगा, मुश्किल है, पर लाया तो गया ना, पहल तो हुई ना, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है कि भाई इतने बंदे उसमें भी चाहिए थे, इसमें भी 100 तो अगर लोकसभा से आ रहा है तो 100 होंगे, और राज्यसभा से आएगा तो 50 होंगे, ठीक है। लिखा होगा कहीं यहाँ पे, ये देखो 50 मेंबर्स राज्यसभा से। बट अगर राज्यसभा के ही चेयरपर्सन पे ला रहे हैं इम्पीचमेंट, तो लोकसभा में तो नहीं जाएगा ना, वहां पे वो तो राज्यसभा में ही आएगा। तो कितने मेंबर चाहिए थे धनखड़ जी को इम्पीच करने के लिए? 50, 60 मेंबर के हस्ताक्षर। ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने चाहिए थे, कितने किए, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी हम यहाँ पे उनको छोड़ देते हैं, उनका एक अलग टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड मुद्दा है बच्चों, क्वेश्चन जरूर आएंगे। और हाई कोर्ट भी इसलिए करंट में है क्योंकि शेखर कुमार यादव जो है वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कोई भी एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। चलो भाई, स्पीकर और चेयरमैन को देना है, लिख के दे दिया, दे दिया हमने। 100 लोकसभा से, 50 राज्यसभा से। उसके बाद जब स्पीकर और चेयरमैन उसको एडमिट कर ले,
है ना, एडमिट कर लें, स्वीकार कर लें, यस कर दें, उसके बाद वो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं, उनको सौंप दिया जाता है। फिर वो कमेटी जांच करती है, कॉज तो देंगे ही ना, जिन बंदों ने साइन किए हैं लिख के, वो कॉज तो बताएंगे, कारण तो बताएंगे कि हम इसलिए इनको इम्पीच कराना चाहते हैं, तो वो उस कॉज पे, उस पे, सब पे काम करेगी। कौन करेंगे? 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी उस मैटर को, ठीक। अगर वो कहती है कि जो भी मैटर है, जो भी चार्ज लगे हैं वो सही है, फिर वो ही सारा प्रोसीजर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? क्या होगा? वोटिंग होगी 2/3, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों। उसमें से वो मोशंस अगर पास हो जाता है तो उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसको असेंट कर देंगे, तो उन जज को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये कमेटी में मैंने बता भी दिया यहाँ पे कि 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और कोई भी जूरिडिस्ट हो सकता है जो कि जानने वाला हो बहुत ज्यादा मैटर को, रिटायर्ड भी हो सकता है कोई, है ना। कभी कभी क्या होता है कि बंदे रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर भी हम उनका ओपिनियन मांगते हैं उनसे, रिटायर्ड जज को अपॉइंट भी करते हैं, है ना। कोई मैटर ऐसा आ गया कि नहीं भाई, उनके टाइम पीरियड्स पे ना उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इस मैटर पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, इस मैटर पे जो है उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बट वो तो रिटायर्ड हो गए, कोई बात नहीं, उनको थोड़े टाइम के लिए वापस ले आइए, ठीक है। अब इम्पीचमेंट ऐसा तो नहीं 5 साल 7 साल 10 साल चलेगा, कुछ टाइम पीरियड्स के लिए ऐसे ले लिया जाता है, ठीक है। अब अगर कमेटी क्या होती है, फाइंड्स कि जज गिल्टी है, तो फिर वही प्रोसीजर होता है बच्चों, वोटिंग होगी, ठीक है, मोशन फाइनल हो जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी, वही सब चीजें लिखी गई हैं, और उसके बाद फिर वो सब क्या करेंगे, वोटिंग कर देंगे। वोटिंग के बाद वो प्रेसिडेंट के पास उसको पास होने के लिए भेजेंगे, प्रेसिडेंट जब उनको पास कर देंगे, असेंट कर देंगे, तो उन जज को क्या करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया इम्पीचमेंट। अब एक बस जरा सा एक और करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में पीछे बताया है। ट्रांसफर ऑफ जज करा चुकी हूँ स्लाइड पे, एक बार इसको देख लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बोला कि वही तू अब हरियाणा में हो तो आप जाके महाराष्ट्र में काम करो, बम्बई हाई कोर्ट में काम करो, ऐसा नहीं कर सकते। किसके? बाय द प्रोसीजर उनको जाना पड़ेगा, थ्रू द प्रोसीजर उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं है लॉ को जानने की, है ना। द्रौपदी मुर्मू है, वो लॉ के बारे में नहीं जानती हैं, तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई थोड़ी ना कर रखी है, पर जो संजीव जी हैं वो तो लॉ अच्छे से जानते हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि उससे ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है जज की, इट मीन्स घोट घोट के पिया होगा, हर चीज को जानते हैं, बारीकी जानते हैं, मैरिट डिमेरिट जानते हैं हर चीज की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। थर्ड जज केस आ गया, वही कोलिज्म होगा, कोलिज्म में ये होगा, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी कि 2 तो सीनियर मोस्ट जज ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और गवर्नर लिए जाएंगे जिस स्टेट में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उस स्टेट के, और इन फ्यूचर जिस स्टेट में जाने वाले हैं उस स्टेट के, ठीक है। क्या 2 ही लिखवाया था बेटा, 4 तो लिखवाया ही नहीं है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात है, लोअर अथॉरिटी नहीं हो गई है, ठीक है। ठीक है। तो सुप्रीम में बेटा गवर्नर शामिल नहीं होते हैं ना, आप एक चीज सोचिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जब जज को हम हटा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते उनका, ट्रांसफर का ऑप्शन तो यही है ना हमारे पास, क्योंकि 25 है, 25 है ना, 25 में से किसी को भेज दो, है ना, कहीं हिंसा भड़क गई, कहीं कुछ हो गया, ठीक है, ठीक है, हिंसा हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर हमारे पास ऐसे जज हैं जो इसको बहुत ज्यादा सेफली हैंडल करते हैं, ठीक है। ठंड तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? 2 मिनट के लिए, मेरे को ना ऐसा हो रहा है बस, बहुत ज्यादा गर्मी सी हुई, ठीक।
तो उसमें क्या होता है ना बच्चों कि उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, ट्रांसफर तो करा ही नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास है, मान लो कहीं पे हमारा क्या हो गया, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई बहुत ज्यादा, कोई एक ऐसे पर्टिकुलर जज है कि वो उस मैटर को बहुत ज्यादा पीसफुली हैंडल करते हैं, उनके अंदर पावर है उस चीज की। बोलते हैं ना कि हर बंदे की डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग होती है। खाना हर औरत बनाती है घर में, हर लड़की बना सकती है खाना, ठीक है, बट कुछ ही क्यों फेमस होती हैं बताइए। डोसा हर साउथ इंडियन बना लेगा, तो तुम्हें हर रेस्टोरेंट का डोसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर का ही अच्छा लगेगा। यानी कि कितना नाप तोल के बनाना है, पाक कला, कितने टेम्परेचर पे पकाना। हम क्या करते हैं, जल्दी बनाने के चक्कर में गैस क्या करी, तेज कर दी, पानी फूक दिया, सूख गई, बन गई सब्जी। वो क्या करते हैं जो शेफ्स होते हैं, और आप एक चीज लगाइएगा, जो शेफ्स होंगे ना वो कोई भी फीमेल नहीं होगी, एक्सेप्शनल मिलेगी फीमेल, मेल ही मिलेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लेडीज अच्छा खाना बनाती हैं। संजीव कपूर है ना, शेफ संजीव कपूर, मिर्च भी डालेंगे ना किसी भी चीज में तो नाप के ही डलेगी। टेम्परेचर पे किसी भी चीज को बेक करेंगे तो टेम्परेचर पे करें, हम टेम्परेचर तो लगाते ही नहीं, 10 मिनट का लगाया हो गया बेक, है ना। उसमें चक्कू और वो घुसा के देख लेंगे, चिपक गया चिपक गया तो कच्चा है, और अगर साफ निकल गया तो पक गया। यही होता है ना हमारा जांचने का तरीका, है ना। तो ये सब चीजें हैं बच्चों। तो सुप्रीम, तो वो भी तो इंडियन ही है ना बेटा, हम आम इंडियन है ना, वो क्रीमी लेयर है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि लड़के खाना नहीं बनाते, लड़के खाना भी बनाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक। तो मैं बात कर रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, केवल हाई कोर्ट का ट्रांसफर होता है। और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए भी 4 कोलेजियम होने चाहिए थे, 4 मेंबर होने चाहिए थे, तो वहां पे गवर्नर तो होंगे नहीं, इसलिए 4 जज के जज लेने पड़ेंगे उन्हें। अब यहाँ पे भी 4 हैं, तो 4 में 2 का ऑप्शन आ गया ना, कि 2 तो गवर्नर आ गए हमारे पास, और अपॉइंटिंग में 1 गवर्नर आ गया, 1 चीफ जस्टिस खुद हो गए, 2 उन्होंने सीनियर मोस्ट कर लिए, तो हो गया ना 4 का कोलेजियम कंप्लीट। समझ में आई बात, ये सब चीजें। चलो ट्रांसफर हो गया, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।